नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कई सारे इश्यूज चलते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस है, इनके बीच का एक एम्ब्रोग्लियो बना हुआ है, एक इंट्रिकेट सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन शुरू कहाँ से हुई, कोरियन वॉर क्या था, उसके पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, प्रेजेंटली अभी क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी की पूरी सिचुएशन आपको ठीक से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लोकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये है कोरियन पेनिनसुला। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये है प्रेजेंटली नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। हमेशा ऐसा नहीं था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हमेशा नहीं थे। वो कैसे हुए उसकी मैं आगे बात करने वाला हूँ। नेबरिंग कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाइना, यहाँ पे एक छोटा सा लैंड मास यहाँ पे इसको बॉर्डर कर रहा है, ये जो है ये रशिया। ये आप देख सकते हैं जापान, ये जो पूरा ओशन है यहाँ पे ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है। और अगर मैं सीज की बात करूं तो ये है येलो सी, ये सी ऑफ जापान, ये है ईस्ट चाइना सी। ये जो बे आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है कोरियन बे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी ज्योग्राफी। लोकेशन हमें समझ में आ गई, ज्योग्राफी हमें समझ में आ गई। अब हम जाएंगे हिस्ट्री में। अब देखिए, ऐसा था कि जापान काफ़ी पावरफुल हुआ करता था लेट 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में। तो 1910 से लेकर के 1945 तक जो कोरियन पेनिनसुला है वो जापानीज टेरिटरी हुआ करती थी। 1905 से लेकर के 1910 तक ये प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था, जापान का एक प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था। जापान ने रशिया को हरा करके 1905 में इसको अपना प्रोटेक्टोरेट बनाया था। फिर बाद में एक ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन होता है 1910 में, और उसके बाद ये जापानीज टेरिटरी बन जाती है। कब तक के लिए? 1945 के लिए, क्योंकि 1945 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 की समाप्ति चल रही होती है और उसी समय न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाते हैं नागासाकी और हिरोशिमा पे। अब आपको मुझे बताना है कि किस डेट को गिराए गए थे नागासाकी पे, हिरोशिमा पे, और दोनों बॉम्ब्स का नाम क्या था। ठीक है, अब बॉम्ब गिराए गए तो जापान जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हो गया। जो एक्सिस पार्ट्स है वो ऑलरेडी वीकन होना शुरू हो चुके थे, खासकर यूएस की एंट्री के बाद जो एक्सिस पार्ट्स है वो बैकफुट पे जा चुके थे और अलाइड पार्ट्स जो है वो जीतने लगे थे। अलाइड पार्ट्स में यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, ये जो थे ये मेजर पार्ट्स थे। और इस तरफ देखो तो जापान, जर्मनी और इटली थे, ठीक है। तो अब एक्सिस पार्ट जो है बैकफुट पे जा रहे हैं और यहाँ पे एक और अटैक हो चुका है नागासाकी और हिरोशिमा पे। यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जा चुका है, इसकी वजह से जापान जो है वो वीक हुआ। तो अब जापानीज टेरिटरी जो है उनको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा। जापानी की जो भी कॉलोनीज थी उनको डीकोलोनाइज करना पड़ेगा, और वो काम कौन करेंगे? अलाइड पार्ट्स करेंगे। तो वन ऑफ दोज कॉलोनीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, वो थी कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो बाद में बना, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। अब हुआ क्या, यहाँ पे डिसाइड किया गया यूएसएसआर और यूएस द्वारा, जो कि दोनों ही अलाइड पार्ट्स थे, कि हम कोरियन पेनिनसुला को डीकोलोनलाइज करेंगे जापानीज से। उसका नॉर्थ पोर्शन जो है वो यूएसएसआर देखेगा और साउथ का जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है वो यूएस देखेगा। यूएसएसआर जैसे ही वॉर में आया था यहाँ पे ईस्टर्न फ्रंट में, इसने एग्रेसिवली वैसे ही साउथ में बढ़ना शुरू कर दिया था। तो यूएस थोड़ा सा स्टार्टल हो गया कि ये काफी जल्दी क्विकली मूव कर रहा है। तो यूएस ने एकदम से सजेस्ट किया कि 38 पैरेलल के जो नॉर्थ का पोर्शन है वो आप देख लो, इसका साउथ का पोर्शन हम देख लेंगे, ठीक है। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ 38 पैरेलल जो है वो एक लाइन ऑफ डिवीजन, एक वर्चुअल लाइन ऑफ डिवीजन यहाँ पे तय हुई यूएसएसआर और यूएस के बीच में, ठीक है। 38 पैरेलल का क्या मतलब है, अगर आपको पता हो इसके बारे में, तो देखिए ये अर्थ होता है, ये इक्वेटर, ये जो होती है लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो ये अलग अलग डिग्रीज की होती है। तो ये जो 38 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड है इसको कहा गया है 38 पैरेलल, ठीक है। इसको एक लाइन ऑफ डिवीजन यहाँ पे बनाया गया है। कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है, वर्चुअल डिवीजन हो गया है अपनी अपनी टेरिटरी को संभालने के लिए। अब दिसंबर 1945 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें डिसाइड होता है कि यूएस और सोवियत का एक जॉइंट कमीशन बनेगा और वो कोरियन पेनिनसुला को दिखेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑन द ट्रस्टीशिप बेसिस, यानी कि उसको फंड करेगा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को दिखेगा। अब ये जो बात थी वहाँ के लोकल्स को ज़्यादा जमी नहीं, वहाँ के लोकल्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे जो कोरियन पेनिनसुला था यहाँ पे राइटिंग भी हो गई, क्योंकि उनको नहीं जम रहा था कि कोई बाहर आकर के रूल करेगा उनको। और साथ के साथ उनको ये भी चीज़ नहीं जम रही थी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आप इस तरीके से दो टेरिटरीज में इसको डिवाइड करके और रूल करोगे। तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुई। 1948 तक यूनाइटेड स्टेट्स को रियलाइज हुआ कि जॉइंट कमीशन जो है वो फ्यूटाइल है, ये ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। तो यूएस ने प्रपोज किया कि हमें पूरे कोरियन पेनिनसुला में इलेक्शन करार देने चाहिए और यहाँ के लोकल्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनका लीडर कौन होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सजेशन दिया, सोवियत ने सजेशन को माना नहीं। अब देखिए दोनों के अपने अपने कारण थे। यूएस का ये कारण था कि यूएस को अपनी फोर्सेज यहाँ से विड्रॉ करने थे और उसको उन जगह पे ज़्यादा लगाना था जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि 1945 के बाद से एक कोल्ड वॉर एरा चल रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, और यूरोप जो है इसका हॉटस्पॉट था।
है ना, जो वेस्ट था वो यूएस उसका फ्लैग बेरर था, यूएस जो है मेन पार्ट थी, वेस्ट जो डिवीजन था उसमें, और जो ईस्टर्न साइड था उसमें यूएसएसआर जो था वो मेन पार्ट था। तो इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएस को चाहिए था कि यहाँ पे वो फोर्सेस ज्यादा डिप्लॉय कर दे, ठीक है, और अपना जो फोकस है वो कोरियन पेनिनसुला से हटा दे। और यूएसएसआर को चाहिए था कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो एक कम्युनिस्ट रेजिम थी, उसको चाहिए था कि हर जगह कम्युनिज्म फैले और उसका पपेट यहाँ पे इंस्टॉल्ड रहना चाहिए ताकि कम्युनिज्म और ज्यादा फैले और एक आइडियोलॉजिकल ब्लॉक बने। तो दोनों के अपने अपने कारण थे। तो यूएस ने ऐसा डिसाइड किया, क्योंकि सोवियत यूनियन ने यहाँ पे डिसेंड कर दिया, तो यूएस ने डिसाइड किया कि साउथ जो है वहां पे वो इलेक्शन करा देंगे। यूनाइटेड नेशंस में उसने ये प्रस्ताव रखा और यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में साउथ कोरिया में यहाँ पे इलेक्शंस करवा दिया गया, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करा दिए गए यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में। 9 नेशन का यहाँ पे एक बॉडी बनी थी। इन 9 नेशन में इंडिया भी एक नेशन था जिसने निगरानी करी थी इन इलेक्शंस की, ठीक है। अब ये साउथ कोरिया में जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो गया तो यहाँ पे प्रेसिडेंट चूज होके आए सिंगमेन री, ठीक है। और इसके बाद जब इलेक्शन हो गया तो यूएसएसआर को ऐसा लगा कि उसको भी अब यहाँ से अपने फोर्सेस जो डिप्लॉयमेंट है वो हटा करके अपना यहाँ पे एक पपेट इंस्टॉल कर देना चाहिए। कुछ महीनों बाद उसने ये डिसाइड किया, अपना थोड़ा सा स्टैंड चेंज करते हुए इंडिपेंडेंट इलेक्शंस तो नहीं करवाए, उसको यही चाहिए कि यहाँ पे एक कम्युनिस्ट रिजाइम रहनी चाहिए। तो उसने किम इल संग को, जो कि एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले एक व्यक्ति थे, उनको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे बना दी। अब जब ये हो गया तो अब क्या हुआ कि जो नॉर्थ कोरिया है और जो साउथ कोरिया है ये दो अलग अलग नाम से जाने लग गए। ये इसको कहा गया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। तो पहले तो वर्चुअल डिवीजन हुआ था 38 पैरेलल के दोनों तरफ कि दोनों यूएस और यूएसएसआर जो हैं वो अपना अपना एरिया एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पे जो डिवीजन है वो अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ पे काइंड ऑफ 2 कंट्रीज बन गई, ठीक है। लेकिन दोनों जो लीडर्स थे, चाहे सिंगमेन री हो चाहे किम हो, इनको क्या चाहिए था कि पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला एक ही रेजिम के अंदर आना चाहिए। तो इनका एम्बिशन जो था वो ये था कि ये पूरे को ऑक्यूपाई करेंगे और यहाँ पे पूरे पे एक ही रेजिम होगी, और इनका भी था कि फ्यूचर में कभी ये पूरा एक होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों की अभी भी एम्बिशन जो है वो यही है। वर्चुअली जो डिवीजन पहले हुआ था उससे एक स्टेप ऑलरेडी आगे जा चुके हैं, और आगे हम देखेंगे कि अब ये इरिवर्सिबल है किस तरीके से, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब 1948 और 49 में 2 चीजें होती है। 48 में नॉर्थ कोरिया से यूएसएसआर के ट्रूप्स चले जाते हैं, और साउथ कोरिया में यूएस के ट्रूप्स 1949 में कंप्लीटली यहाँ से विड्रॉ हो जाते हैं। कुछ बेसिस ऑब्वियसली यहाँ पे रहते हैं, यहाँ की लोकल जो आर्मी होती है उसको ट्रेन वगैरह करने के लिए, तो कुछ बेसिस जरूर रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेजर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं रहता है जैसा 1945 से चला आ रहा था, ठीक है। तो अब एक तो ये चीज हो गई। अब 2 और चीजें होती है इसके अलावा। 1949 तक कम्युनिस्ट जो होते हैं चाइना के, वो सिविल वॉर जीत जाते हैं। 1945 से 49 में चाइना में एक सिविल वॉर चल रहा होता है कम्युनिस्ट रेजिम के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है, माओ जेडोंग के जो लोग होते हैं उनके बीच में, और कुओमिंतांग के बीच में, जो कि यहाँ पे पहले रूल कर रहे होते हैं। कुओमिंतांग यहाँ के जो नेशनलिस्ट थे, चाइना के जो नेशनलिस्ट थे, जो अभी रूल कर रहे थे इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, उनके बीच में सिविल वॉर चल रहा था। और रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले जो लोग थे, केएमटी वाले लोग थे, वो इसको हार जाते हैं और ताइवान में फ्ली कर जाते हैं। तो यहाँ पे अब डोमिनेंस आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, और ये बन जाता है पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके बारे में मैं डिटेल में पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, इस पे बना चुका हूँ, वन चाइना पे बना चुका हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें डिटेल में जा करके, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या हो गया है कि देखिए यूएसएसआर है, ये चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया है, और यहाँ पे तीनों जगह कम्युनिस्ट रेजिम है। तो ये एक कम्युनिस्ट ब्लॉक बन गया। एक ये सिचुएशन हुई। दूसरा मैंने आपको विड्रॉल ऑफ फोर्सेस बताया यूएस का, वो हुआ। और उसके अलावा 1949 में सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अभी तक केवल यूनाइटेड स्टेट्स के पास थी ये कैपेबिलिटी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की, लेकिन अब एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट यूएसएसआर ने यानी कि सोवियत यूनियन ने भी कर लिया। अब ये तीनों चीजें हुई 1949 तक। अब क्योंकि ये तीनों चीजें हुई तो स्टालिन जो कि यूएसएसआर के रूलर थे उस समय, उनको ऐसा लगा कि अभी टाइम राइप है, हमें पूरा कोरियन पेनिनसुला जो है अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने फिर किम को कम्युनिकेट करके ऐसा बोला कि आपका जो एम्बिशन है पूरे के पूरे कोरिया को कब्जा करने का और एक यूनाइटेड कोरिया बनाने का, अखंड कोरिया बनाने का, वो आप एम्बिशन परस्यू कर सकते हैं। जो भी आर्म्स की सप्लाई की जरूरत होगी वो मैं आपको दूंगा, मिलिट्री की जितनी भी जरूरत होगी वो मैं आपको दूंगा। डायरेक्टली यहाँ पे यूएसएसआर के जो मिलिट्री ट्रूप्स है वो नहीं उतरे, लेकिन
यहाँ पे सपोर्ट जो था, जितना भी सपोर्ट था, आर्म्ड सपोर्ट, उतना यूएसएसआर ने नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड किया। अब जून 25 1950 में नॉर्थ कोरिया की आर्मी यानी कि कोरियन पीपल्स आर्मी जो थी वो एडवांस करती है 38 पैरेलल से साउथ, और इसको कब्जा करने का इनका एम्बिशन होता है। इससे पहले भी देखिए होता क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया स्पॉन्सर्ड कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी जरूर होती है, और यहाँ पे एंटी रिजीम माहौल, एंटी सिंगमैनरी का जो एक एटमॉस्फेयर है वो बनाने की कोशिश होती है। कई बार विद्रोह होता है, 38 पैरेलल के अक्रॉस कई सारी स्कर्मिशेस चलती है टाइम टू टाइम, लेकिन जून एंड तक यहाँ पे एक मेजर एडवांसमेंट होता है कोरियन पीपल्स आर्मी का, और उसका एम्बिशन जो होता है वो ये होता है कि हमें ये पूरा का पूरा साउथ कोरिया जो है, ये जो पेनिनसुला का सदर्न पोर्शन है, इसको हमें कब्जा करना है। अब यूनाइटेड स्टेट जो है इससे स्टार्टल हो जाता है, क्योंकि यूएस ने अपने जो फोर्सेस है वो विड्रॉ कर लिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स को साफ लगता है कि यूएसएसआर जो इसके बगल में है वो इसको टोटली सपोर्ट कर रहा है, और अपना जो कम्युनिज्म का डोमिनो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। डोमिनो बेसिकली क्या होता है, एक कम्युनिस्ट रिजाइम है, उसके पास ये फैल के कम्युनिज्म यहाँ आ जाएगा, कम्युनिज्म यहाँ आ जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। ये कम्युनिज्म के रिस्पेक्ट में ही कॉइन किया गया था। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को ये डर होता है कि यूएसएसआर का जो वर्चस्व है वो बढ़ जाएगा, कम्युनिज्म जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस एक रेजोल्यूशन पास कराता है कि साउथ कोरिया की हमें मदद करनी चाहिए। तो यूएन की फोर्सेस साउथ कोरिया की हेल्प के लिए यहाँ पे उतर जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट तो यूएसएसआर भी था, तो उसने वो वीटो क्यों नहीं किया? हर एक यूएनएससी के मेंबर के पास पावर होती है कि वो कोई भी रेजोल्यूशन वीटो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे यूएसएसआर ने वीटो क्यों नहीं किया? क्योंकि यूएसएसआर इस समय यूएनएससी को बॉयकॉट कर रहा था। बॉयकॉट क्यों कर रहा था? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया एक सिविल वॉर चल रहा था चाइना में, उसमें फाइनली पीआरसी की एक रिजाइम बन गई जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने बनाई थी, यहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आ गया था। लेकिन यूएनएससी में अभी भी जो परमानेंट मेंबर था वो था रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अब ताइवान फ्ली हो चुके थे, कुओमिंटांग, वो ही अभी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर की उपाधि पे थे। तो ये चीज यूएसएसआर को नहीं जमी, क्योंकि उसको कम्युनिस्ट चाइना को सपोर्ट करना था, इसीलिए वो यूएनएससी को बॉयकॉट कर रहा था, और इसीलिए वो ये रेजोल्यूशन वीटो नहीं कर पाया। अब यूनाइटेड नेशंस के जो फोर्सेज हैं वो साउथ कोरिया की हेल्प के लिए उतर गए। अब जब मैं यूएन के फोर्सेज बोल रहा हूं तो बेसिकली देखा जाए तो यूएस के फोर्सेज ही थे, 90% से ज्यादा उसमें जो फोर्सेज थे वो यूएस के ही थे। ठीक है, तो अब इस तरीके से प्रोसीड करेगा वॉर। जून के मैंने आपको बताया था यहाँ पे एडवांसमेंट शुरू हो गया, जून में ये सिचुएशन है। अब आप देखिए अगले ही महीने कितना एडवांसमेंट होता है, इतना एडवांसमेंट हो जाता है 2 महीने में, इतना सारा एडवांसमेंट होता है। नियरली पूरा साउथ कोरिया यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है। सियोल जो यहाँ पे स्थित है, सियोल जो इसकी कैपिटल है, जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेगुलेट होता था, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था, उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है। मेजर पोर्शन यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है। यूएस की फोर्सेज उतर चुकी है, यूनाइटेड नेशंस और यूएस की फोर्सेज यहाँ पे उतर चुकी है, उसके बावजूद भी उनको पीछे ढकेलते हुए जो है इतना कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो फोर्सेस थी वो काफी ज्यादा इक्विप्ड थी। यूएसएसआर ने उनको सपोर्ट दे रखा था, चाइना ने उनको सपोर्ट दे रखा था, चाइना ने अपनी वॉलंटियर्स आर्मी के कई सारे ट्रूप्स यहाँ पे भेज रखे थे, आर्म्ड सपोर्ट भी दे रखा था, तो काफी स्ट्रांग थी इनकी आर्मी। लेकिन फिर यहाँ पे आकर के थोड़ा सा और एडवांसमेंट होता है, और यूएन के जो फोर्सेज होते हैं वो इनको अब करारा जवाब देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जापान है। देखिए जापान में यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ बेसिस होते हैं, और यहाँ पे कुछ आर्म्ड ट्रूप्स अवेलेबल होते हैं इनके पास, तो उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है। तो जैसे जैसे साउथ में इनका मूवमेंट होता जाता है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बढ़ता है, और ये जो एरिया है यहाँ पे एक अच्छा करारा जवाब यूनाइटेड नेशंस के फोर्सेस नॉर्थ कोरिया के जो पीपल्स आर्मी होती है उनको दे देते हैं, और यहाँ पे ये फिर बैकफुट में जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं इसका नाम है पूसान, इसको बुसान भी कहा जाता है अब। ठीक है, पूसान या बुसान जो एरिया है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया को एक अच्छा स्टिफ रेजिस्टेंस मिला। अब जो कमांडर इन चीफ जो थे यूएन फोर्सेस के या यूएस के फोर्सेस के, उनका नाम था डगलस मैकार्थर। उन्होंने एक सजेशन दिया कि हम एक और फ्रंट खोलेंगे, यहाँ पे तो हमने संभाल लिया, जो बुसान एरिया है वो हमने संभाल लिया, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देंगे, साथ में हम एक और फ्रंट खोलेंगे नॉर्दर्न साइड में एक एम्फीबियस अटैक के थ्रू। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे आप मैप देखिए, यहाँ पे बुसान एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है। अब ये क्या करेंगे, मैकार्थर का सजेशन था कि हम यहाँ जाएंगे और इंचॉन में अटैक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से अटैक हुआ, नॉर्दर्न साइड में जाकर के एक और फ्रंट खोला, और उसके बाद सिचुएशन देखिए आप, बैटल ऑफ इंचॉन हुआ, उसके बाद महीने भर में ये सिचुएशन हो गई कि नॉर्थ कोरिया के जितने भी ट्रूप्स थे उनको पीछे ढकेल दिया गया। 38 पैरेलल के करीब इनको ले आया गया यहाँ पे, और काफी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड हुआ।
लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुके, ये और भी ज्यादा आगे चले गए। इन्होंने अपने जो फोर्सेस थे उनको और भी नॉर्थ भेजा। उन्होंने बोला कि हम पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे इसको, और ये यहाँ तक आ गए। ये जो आपको दिख रही है बाउंड्री, जहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये बेसिकली ये यालू रिवर है। यालू रिवर एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में। ये यहाँ तक आ गए, तो चाइना इस चीज को लेकर के चमक गया। इनका कहना था कि देखिए, यूएस फोर्सेस का कहना था कि हमें ताइवान स्ट्रेट में कुछ और जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स होंगे या फिर चाइना में कुछ जो डिप्लॉयमेंट्स होंगे उनको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि हम जड़ से खत्म कर पाए नॉर्थ कोरिया के अटैक को। लेकिन फिर यहाँ पे चाइना जो है वो चमक गया कि इनको लगा कि मंचूरिया जो है ये इसको भी आकर के ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसीलिए चाइना ने अपनी 3 लाख की फोर्सेस, जिसको कहा जाता है पीपल्स वॉलंटियर आर्मी, जो कि पीएलए का नॉर्थ कोरियन वॉर के लिए डिवीजन था, उसको डिप्लॉय कर दिया पूरी की पूरी अपनी बाउंड्री पे। जो नॉर्थ कोरिया के साथ इसकी बॉर्डर थी उस पे इसने डिप्लॉय कर दिया, और बहुत ही तगड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ। देखिए आप, यहाँ पे आ चुकी थी यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस। अगले 1-2 महीने में ये एकदम साउथवर्ड चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे जब सिचुएशन आ गई तो ऐसा नहीं किया कि इनको एकदम साउथ में ढकेल दिया जैसे पहले किया था। अब यहीं पे 38 पैरेलल के अक्रॉस ही 1-2 साल तक यहाँ पे कुछ आपस में छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है, और जुलाई 1953 तक फाइनली ये सिचुएशन आती है। और इस सिचुएशन के बाद दोनों साइड डिसाइड करती है कि अब हमें एक आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट साइन करना चाहिए। तो यहाँ पे एक आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट होता है 1953 में ही। जैसे ही वो सिचुएशन होती है पिछली वाली, इसके बाद आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट साइन होता है पानमुनजोम में। ठीक है, पानमुनजोम यहाँ पे एक जगह है नॉर्थ कोरिया में, वहां पे ये डिक्लेरेशन जो है साइन होता है, अग्रीमेंट साइन होता है, जहां पे कहा जाता है कि हम एक डीमिलिटराइज जोन बनाएंगे, यानी कि डीएमजी यहाँ पे एक बनाएंगे, जहां पे कोई आर्मी नहीं होगी, जो कि एक बफर जोन का काम करेगी। ठीक है, और ये जो पूरा अग्रीमेंट था, इसके टर्म्स किसने डिसाइड किए थे? जनरल के.एस. थिमैया, जो कि एक इंडियन जनरल थे, जो हमारे उस टाइम के आर्मी के जनरल थे, उन्होंने डिसाइड किया। साथ के साथ ये एनएनआरसी यानी कि न्यूट्रल नेशंस रिपैट्रिएशन कमीशन के भी चेयरमैन थे। तो यहाँ पे इंडिया का आप देख सकते हैं काफी बड़ा रोल था इस आर्मिस्टाइज को एस्टैब्लिश करने में। एक बड़ा इशू जो था, जिसके लिए एनएनआरसी बनाया गया, रिपैट्रिएशन के लिए कमीशन बनाया गया, वो ये था कि नॉर्थ कोरिया के कुछ जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, वो साउथ कोरिया में जो कैप्चर्ड थे, वो नॉर्थ में नहीं जाना चाह रहे थे। तो अब ये पूरे मसले को सुलझाने के लिए फाइनली डिसाइड किया कि एक एनएनआरसी बनाया जाएगा और ये पूरा मसला सॉल्व किया जाएगा। तो ये मसला सॉल्व हुआ थ्रू ऑपरेशन बिग स्विच, जिसके भी टर्म्स किसने डिसाइड किए थे? के.एस. थिमैया ने। तो यहाँ पे इंडिया ने काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि आर्मिस्टाइज है, एक आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट है, ना कि एक कोई पीस ट्रीटी। तो पीस ट्रीटी नहीं हुई है अभी भी। जब तक पीस ट्रीटी साइन नहीं होती है तो तब तक वर्चुअली 2 कंट्रीज वॉर पे ही है। ठीक है, तो अब फाइनली आर्मिस्टाइज हो गया, तो ये एक फाइनल एस्टैब्लिशमेंट हो गया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 सेपरेट कंट्री है। अब कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन के बाद वैसे ही वो काफी स्ट्रांग हो चुका है, और उसके बाद से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सेपरेट कंट्रीज है, ये बिल्कुल सील लग चुकी है इस बात पर। ठीक है, डिक्लेरेशन डीमिलिटराइज जोन में आपको बता देता हूँ किस तरीके से दिखता था। ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये पूरा 4 किलोमीटर का जो रीजन है ये डीएमजी है, ये एक बफर जोन है, यहाँ पे कोई मिलिट्री नहीं रह सकती। ये डिसाइड हुआ था उस अग्रीमेंट के बाद, आर्मिस्टाइज अग्रीमेंट के बाद। आफ्टर मैथ अगर मैं डेथ्स की बात करूं, इंजरीज की बात करूं, होमलेसनेस की बात करूं, तो 40 लाख से ज्यादा कोरियन सोल्जर्स, सिविलियंस यहाँ पे मारे गए थे। 50 लाख से ज्यादा यहाँ पे लोग जो थे वो होमलेस हो गए। यही होते हैं वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज। जनरली वॉर बस 2 साइड्स अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करती है, लेकिन यहाँ पे कई सारे मासूम मारे जाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? देखिए 1953 में अग्रीमेंट साइन हो गया। इसके बाद दोनों कंट्रीज की सिचुएशन किस तरीके से रही? साउथ कोरिया, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री, काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री थी, उसने एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन करी यूएस के साथ। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी में क्या होगा कि जब यूएस को जरूरत है तो साउथ कोरिया के ट्रूप जाएंगे, और साउथ कोरिया को जरूरत है तो यूएस के ट्रूप उसको डिफेंड करने के लिए आएंगे। तो एक तो ये चीज हुई। अब सिंगमैन री के अगेंस्ट काफी ज्यादा यहाँ पे माहौल बन रहा था, और क्योंकि वो माहौल बन रहा था तो फाइनली यहाँ पे एक मिलिट्री कू हो जाता है। ये मिलिट्री कू होता है पाक चुंग ही द्वारा 1963 में। ठीक है, ये कू कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 1980s में यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन फाइनली हो जाता है, जब मूवमेंट्स आ जाते हैं। तो आज जो है साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इन डेमोक्रेटाइजेशन वाले मूवमेंट्स की वजह से। ठीक है, अब इकोनॉमी की बात करना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि वॉर के बाद इकोनॉमी जो थी वो पेस्टिलेंस में जा चुकी थी, है ना। इकोनॉमी की हम बात करेंगे। आपको ये बताना है उससे पहले मुझे कि ये अभी के प्रेसिडेंट है, इनका नाम क्या है। ये प्रेजेंट प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया के, इनका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो जो पाक थे,
जिन्होंने मिलिट्री coup किया था, उनकी पॉलिसीज जो थी कुछ इस तरीके से थी कि साउथ कोरिया की जो इकोनॉमी थी उसको काफ़ी रिकवरी मिली। उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, जैसे हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होता है इंडिया में, उन्होंने वैसे कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए। उन्होंने 5 ईयर प्लान्स यहाँ पे बनाए। तो काफ़ी हद तक इनका जो रुझान था वो सोशलिज्म की तरफ ही था, और प्रोटेक्शनिज्म काफ़ी होता था। बाहर से जो इंपोर्ट होती थी चीज़ें, उन पर ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाती थी ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज़्यादा कॉम्पिटिशन ना मिले। और एलजी, हुंडई, सैमसंग ऐसी कंपनीज जो थी जिनको शाइबोल कहा जाता है, वो भी इसी समय यहाँ पे खड़ी हुई थी इन्हीं के रिजीम के दौरान। तो साउथ कोरिया को कई लोग कहते हैं टाइगर इकोनॉमी, मतलब ऐसी इकोनॉमी जो बिल्कुल पेस्टिलेंस में थी लेकिन अचानक से उसने राइज दिखाया। 1960s की पॉलिसी का असर था, 1960s-70s में जो पॉलिसीज हुई उनका असर था कि एकदम एक्सपोनेंशियल राइज दिखाया साउथ कोरियन इकोनॉमी ने। यूएस ने भी काफ़ी फंडिंग करी थी साउथ कोरिया को यहाँ पे इंडस्ट्रीज खड़ा करने में, उसको रिकवर करने में वॉर से। तो यूएस का भी पूरा सपोर्ट था। और आज अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया 12th लार्जेस्ट जीडीपी है पूरी दुनिया की। इसको कहा जाता है मिरेकल ऑन द हैंड रिवर। वो इसी वजह से क्योंकि वॉर के बाद उसने जो रिकवरी दिखाई वो एक मिरेकल था अपने आप में। नॉर्थ कोरिया की अगर बात करें तो वहाँ पे चलती है तानाशाही। तो जैसा पहले सिस्टम चल रहा था कि यूएसएसआर ने वहाँ पे जो है अपना पपेट इंस्टॉल किया था, तो वही आगे चलता रहा। तो ये उनके पोते हैं। अभी फिलहाल जो प्रेसिडेंट है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन, ये पोते हैं किम सुंग इल के, जो सबसे पहले यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाए गए थे यूएसएसआर द्वारा। तो ये डिक्टेटर हैं और कम्युनिस्ट रेजिम है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया जो है वो बेसिकली डिक्टेटरशिप की डेफिनेशन है, किस तरीके से डिक्टेटरशिप होती है उसकी डेफिनेशन है नॉर्थ कोरिया। इकोनॉमी की अगर बात करूं तो अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे तो साउथ कोरिया के सामने ये कुछ भी नहीं है। इट्स द लीस्ट फ्री ऑफ द 180 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ऐसा हेरिटेज फाउंडेशन की एक रिपोर्ट ने बताया था। ये बहुत ज़्यादा क्लोज्ड इकोनॉमी है, सेंट्रलाइज है, सारे डिसीजन एक जगह से लिए जाते हैं। कई सारा तो डेटा भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। पॉपुलेशन कितनी है बिलो पॉवर्टी लाइन, गिनी कोएफिशिएंट यानी कि इनइक्वालिटी का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है वो भी यहाँ पे हमें नहीं पता है। अच्छे टाइज इसके हैं चाइना से, सबसे अच्छे टाइज हैं इसके चाइना से। चाइना सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था और रशिया रह गया। रशिया का भी सपोर्ट रहता है नॉर्थ कोरिया को, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल जो यहाँ पे सपोर्ट रहता है वो रहता है चाइना का। तो आप ये देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस। नॉर्थ कोरिया आफ्टर वॉर 1953 के बाद से देखो नियरली बराबर ही थे, लेकिन 1960s में यहाँ पे पाक की पॉलिसीज की वजह से यहाँ पे अच्छा राइज हुआ, यहाँ पे अच्छा एक्सपोनेंशियल राइज हुआ था 1970-80 में। फिर डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, उसके बाद साउथ कोरिया काफ़ी ज़्यादा ओपन भी हुआ था, काफ़ी सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स भी हुए थे और साउथ कोरिया ने भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए थे, अग्रीमेंट्स करे थे, ट्रेड अग्रीमेंट्स करे थे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से साउथ कोरिया तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल राइज दिखा गया। लेकिन नॉर्थ कोरिया आप देखिए ये नियरली स्टैग्नेंट ही है, यहाँ पे वन ऑफ द पुअरेस्ट इकोनॉमी है ये। लेकिन नॉर्थ कोरिया कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया बोलता है कि हम बढ़िया हैं और हम एक अच्छी इकोनॉमी हैं। और ऑब्वियसली 1991 में जब यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का, उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन ही हुआ है और बहुत ज़्यादा नॉर्थ कोरिया की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। ये एक और देख लीजिए कंपैरेटिव एनालिसिस, जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है ये है साउथ कोरिया, ये है नॉर्थ कोरिया। लाइट जलने का क्या मतलब है? ये साइन होता है डेवलपमेंट का, विकास का, है ना। डेवलपमेंट का ये साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट का कोई साइन नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। पीस की अगर बात करें तो पीस का क्या सिचुएशन है, मतलब अभी क्या सिचुएशन है, क्या इन दोनों कंट्रीज के बीच में पीस है? तो ऐसा नहीं है। कई सारे एफर्ट्स किए गए थे, एफर्ट्स 1990s में काफ़ी सारे किए गए थे टू स्टेबलाइज द रिलेशंस। कुछ अग्रीमेंट्स किए गए थे कि हम स्टेटस को मेंटेन करेंगे, एक दूसरे को इंटरमीडिएट नहीं करेंगे। एक बड़ी मेजर जो पॉलिसी आई थी वो आई थी सनशाइन पॉलिसी। सनशाइन पॉलिसी कौन लाया था उसको भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। 1998 के अराउंड ये पॉलिसी लाई गई थी, कौन लाया था वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और इस पॉलिसी का जो मर्म था वो बेसिकली ये था कि इनको सॉफ्टन करना है, स्टैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। साउथ कोरिया को सॉफ्टन करना है द स्टैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ कोरिया के प्रति, ताकि यहाँ पे पीस एस्टैब्लिश हो। नहीं तो वर्चुअली दोनों कंट्रीज यहाँ पे वॉर पे चलती है हमेशा। कुछ जॉइंट वेंचर्स किए गए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए गए, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए पीस इसलिए भी नहीं आता क्योंकि नॉर्थ कोरिया इंटिमिडेट करता है कई बार अपने मिसाइल टेस्ट करके। मिसाइल टेस्ट करता है, वो न्यूक्लियर मिसाइल के टेस्ट करता है, वो बताता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। यूएस जो है नॉर्थ कोरिया को बोलता है एक रोग नेशन, है ना, एक बिगड़ा हुआ नेशन जो बात नहीं मानता है। एक एक्सिस ऑफ इविल है ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया की, जो जॉर्ज बुश ने दी थी।
ये वो नेशंस हैं जो यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो उसको चैलेंज करते हैं, तो उनको कहता है रोग नेशन। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया उसमें से है, तो इसीलिए जो इसकी जो फाइनल पीस की जो बात है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाती नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, क्योंकि ये इंटिमिडेटिंग चीजें करता रहता है। रिसेंटली लेकिन 2018 के बाद से यहाँ पे कई सारे एफर्ट्स हुए, 2018-19 में कई सारे कुछ ऐसे एफर्ट्स हुए जिसकी वजह से हो सकता है कि आगे पीस हो, ऐसा जो है कमेंटेटर्स को लगता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर, ये है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, ये नॉर्थ कोरिया के, ये है यूएस के प्रेसिडेंट। और यूएस नॉर्थ कोरिया में जनरली बिल्कुल नहीं बनती है, ये एक दूसरे को काफी ज्यादा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जो बफर जोन था डीएमजी में, डीएमजी जैसे कि मैंने आपको बताया था डीमिलिटराइज जोन, वहां पे ये मीटिंग हुई थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों प्रेसिडेंट ने यहाँ पे जो बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, इसको भी क्रॉस किया था। यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं टू एस्टैब्लिश पीस। पानमुंजोम डिक्लेरेशन हुआ था 2018 में, उसमें ये कहा गया था कि आर्मिस्टाइज जो है उसको पीस ट्रीटी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि फाइनली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो अच्छे रिलेशन डेवलप कर सके और स्टेट ऑफ वॉर यहाँ पे खत्म हो जाए। क्योंकि कोई भी सोल्जर्स नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे फर्दर वॉर हो और भी ज्यादा जो सिचुएशन है वो बिगड़े और दोनों कंट्रीज यहाँ पे अफेक्ट हो। हालांकि देखिए रिसेंटली अभी सेलिब्रेशन हुआ था, 70th एनिवर्सरी हुई थी साउथ कोरियन वॉर की, जो कोरियन वॉर था उसकी, और उसमें नॉर्थ कोरिया ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे कि हम कोरिया को कब्जा लेंगे, कोरिया हमारा है, यूनाइटेड कोरिया यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन साउथ कोरिया ने बोला था कि हमें और वॉर नहीं चाहिए। तो साउथ कोरिया यहाँ पे सॉफ्टन ही कर रहा है स्टैंड और यही इनिशिएटिव लेता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो फ्लिप फ्लॉप करता है, कभी बोलता है कि हमें पीस करना चाहिए, डिक्लेरेशन साइन करता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से अपना एग्रेसिव स्टैंड लेता है। तो क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता, और आगे पीस एस्टैब्लिश होगा भी या नहीं वो भी किसी को नहीं पता, वो आगे की सिचुएशन ही बताएगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी कोरियन वॉर के बारे में और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन आते हैं आपको मिल जाएंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।